Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 12th Geography chapter 1st Human Geography, Nature and Scope part 3rd. Human Geography through the corridors of time. समय के गलियारों से मानव भूगोल. In this topic we will read about the different stages of the development of human geography. इस टॉपिक के अंतर्गत हम मानव भूगोल के ऐतिहासिक विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे. Before 15th century, there was little interaction between different societies and the knowledge about each other was limited. 15th century के पहले विभिन्न देशों एवं मानव समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया लगभग नगण्य थी. लोगों का एक दूसरे के बारे में ज्ञान बहुत ही ज़्यादा सीमित था. Travelers and explorers used to disseminate informations about the areas of their visits. यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे. Navigational skills were not developed and voyages were fraught with dangers. नौ संचालन संबंधी कुशलताएं इस समय बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं थीं. The late 15th century witnessed attempts of exploration in Europe and slowly the myths and mysteries about countries and people started to open up. 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में फैले हुए मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए. The colonial period provided impetus to further exploration in order to access of resources of the regions and to obtain inventories information. उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके और उनके लिए तालिकायुक्त सूचनाएं प्राप्त हो सकें. इस टेबल में ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. जो फर्स्ट स्टेज है अर्ली कॉलोनियल पीरियड, आरंभिक उपनिवेश युग. ये 15th सेंचुरी के पहले का युग है. इसमें जो ज्योग्राफिकल स्टडी का अप्रोच था वो था एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस, अन्वेषण और विवरण. इस टाइम पे 15th सेंचुरी के पूर्व में जनरली क्या हुआ कि जो शासक थे, राजा थे या फिर जो ट्रेडर्स थे, तो राजाओं ने अपनी पर्सनल जो इंटरेस्ट के लिए और जो व्यापारी थे उन्होंने अपने ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए नए नए जगहों को खोजना शुरू किया. और इस खोज की प्रक्रिया में वे जिन नई नई जगहों पर गए उन्होंने उनके बारे में लोगों को बताया और उनका जो ज्ञान था उसी को जो है ज्योग्राफर्स ने लिपिबद्ध किया. इस तरह से जो है एक्सप्लोरेशंस और डिस्क्रिप्शन के थ्रू ज्योग्राफिकल जो नॉलेज था उसका विस्तार हुआ. देन आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड्स, उत्तर उपनिवेश युग. 15th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड है उसको इसके अंतर्गत रखते हैं. इसमें रीजनल एनालिसिस यानी प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया.
इस टाइम में जो भूगोलवेत्ता थे उनका मानना था कि अर्थ के होलिस्टिक स्टडी के लिए ज़रूरी है कि अर्थ को छोटे छोटे रीजन्स यानी प्रदेशों में डिवाइड किया जाए और उन प्रदेशों का होलिस्टिक अध्ययन किया जाए। दिन आता है 1930th सेंचुरी थ्रू द इंटरवॉर पीरियड। 1913 सेंचुरी का जो दशक था उसमें जो स्टडी का अप्रोच था वो एरियल डिफ्रेंशिएशन अर्थात क्षेत्रीय विभेदन था। जनरली ये माना जाता है कि एक रीजन दूसरे रीजन से डिफरेंट होता है। हर रीजन में कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटी होती है जो दूसरे में नहीं होती है, तो इसीलिए इस एज में रीजन्स की यूनिकनेस की स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। दिन आता है लेट 1915 टू द लेट 1916 सेंचुरी। 1950 के बाद और 1960 के दशक के अंत तक का जो पीरियड था वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें जो है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्थानिक संगठन के थ्रू अध्ययन पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, कंप्यूटर्स आदि के प्रयोग द्वारा नए नए नियमों सिद्धांतों की रचना की गई। इवन जो ह्यूमन बिहेवियर था, स्ट्रीम्स, किसी ह्यूमन सेटलमेंट की जो बनावट होती है वो उसका पैटर्न सभी पे जो है क्वांटिटेटिव मेथड अप्लाई किए गए। जबकि हम सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है और जो ह्यूमन सोसाइटीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हर ह्यूमन पर्सन टू पर्सन जो बिहेवियर होता है वो वैरी करता है। इसीलिए जो है किसी एक ह्यूमन या ह्यूमन सोसाइटी के अध्ययन के आधार पर बनाए गए लॉस को हम दूसरे ह्यूमन सोसाइटी पे लागू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 1950 के बाद स्पेशली 1917 सेंचुरी तक अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने पर पूरे वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, इनइक्वलिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स थी वो खुलकर सामने आई। जनरली किसी भी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस तभी होती है जब वो ह्यूमन वेलफेयर में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, मानव कल्याण में अपना योगदान देता है। इसीलिए 19th सेंचुरी के दशक में जो जोग्राफर्स थे उन्होंने ह्यूमन सेंट्रिक स्टडी की बात करनी शुरू की। इसलिए इस टाइम पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स का इवोल्यूशन हुआ। जो ह्यूमन ज्योग्राफी के स्टडी की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसे अमेरिकन ज्योग्राफर ई फ्यूतुआन ने 1976 में दिया। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में जनरली इसके पहले क्या किया गया था 1950 के दशक में मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जो क्वांटिटेटिव मेथड्स थे वो ह्यूमन पे अप्लाई किए गए थे, ठीक है। लेकिन क्या है, ह्यूमन के अंदर इमोशंस भी होते हैं जिनको टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया था। तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था उसमें मानव की भावनाओं और उसकी चेतना, इन बातों को भी जो है ध्यान में रखा गया और ह्यूमन सेंट्रिक जो है स्टडी पे फोर्स किया गया। देन आता है रेडिकल ज्योग्राफी। जो ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी की जो रेडिकल अप्रोच थी वो मार्क्सिस्ट बेस्ड थी, मार्क्सवाद पर आधारित थी। सबको पता है
कि जो मार्क्सवाद होता है वो कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन का विरोध करता है, पूंजीवाद निजीकरण का विरोध करता है। इन्होंने जो रेडिकलिज्म थे, इन्होंने बताया कि जो समाज में फैली हुई पॉवर्टी है या जो इनइक्वालिटी है, इसका प्रमुख कारण कैपिटलिज्म या प्राइवेटाइजेशन है और लोगों को जो है पूंजीवाद के खिलाफ जागरूक करना शुरू किया। उसके बाद आता है बिहेवियरल अप्रोच। जो बिहेवियरल अप्रोच थे वो स्पेशली अमेरिकन जोग्राफर विलियम बुंगी ने इस अप्रोच को दिया। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर सेंट्रिक स्टडी पर जोर दिया। उसके बाद आता है 19वीं सेंचुरी का दशक, जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी कहते हैं, अर्थात भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। इसमें जो है इस पीरियड में जितनी भी यूनिवर्सल थ्योरीज बनी थी ज्योग्राफी के लिए और जो जनरलाइजेशन किया गया था उसका विरोध किया गया और इसमें लोकल लेवल स्टडी की बात की गई। इन्होंने कहा कि जो लॉज यूरोपियन कंट्रीज की स्टडी के आधार पर बनाए गए हैं उसे हम अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह की जो ह्यूमन सोसाइटीज की कंडीशन है वो अलग अलग है। इसीलिए ह्यूमन सोसाइटीज का अध्ययन करने के लिए लोकल लेवल पर स्टडी की जाए। देन अगला टॉपिक है हमारा फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी assumes a higher interdisciplinary nature. It develops close interface with other sister disciplines in social sciences in order to understand and explain human elements on the surface of Earth. With the expansion of knowledge, new subfields emerge, and it has also happened to human geography. मानव भूगोल की प्रकृति एक अंतर्विषयक विज्ञान की है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी सहयोग लेता है, जिसके कारण ह्यूमन ज्योग्राफी के विस्तार के साथ साथ इसमें नए सब फील्ड्स भी जो है क्रिएट हो गए। इस टेबल में जो ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड्स हैं उनको भी 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये फील्ड्स और सब फील्ड्स हैं यही दोनों पढ़ने हैं। इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिनरी ये आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए हम देख लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप को जनरली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल। देन अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल। पॉलिटिकल ज्योग्राफी अर्थात राजनीतिक भूगोल। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल या जनांकीय भूगोल। सेटलमेंट ज्योग्राफी। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल। जो सोशल ज्योग्राफी है उसको बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लाइसेयोर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अर्थात सामाजिक भूगोल को व्यवहारात्मक भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल,
मनोरंजक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल में डिवाइड किया गया है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जनरली जो सोशल ज्योग्राफी होता है, इसमें हम जो है मानव के जो कल्चर्स हैं या फिर जो है जो हिस्ट्री रही है मानव की या मानव के बिहेवियर पर जो है ये सेंट्रिक स्टडी है। अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है, अर्बन इवोल्यूशन कैसे हुआ, नगरों का विकास कैसे हुआ, नगरों के विकास की डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, उनकी स्टडी जो है हम, और या फिर जो है अर्बन जो पैटर्न है उसकी स्टडी हम अर्बन ज्योग्राफी में करते हैं। ठीक है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी में आपका मिलिट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मिलिट्री ज्योग्राफी और इलेक्टोरल ज्योग्राफी आता है। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, औद्योगिक भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बाजार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, पर्यटन का भूगोल, और ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये जो है, जो आप 6 फील्ड्स देख रहे हैं, सब फील्ड्स, यही दोनों आपको याद करना है। देन इंटरफेस वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो एमसीक्यूज दिए गए हैं उन पे भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। इसमें जो है अर्थात निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। फर्स्ट जो ऑप्शन है, एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, अर्थात भूगोल एक कलनात्मक अनुशासन है। जो मेरा फर्स्ट डे का लेक्चर था उसमें मैंने बताया था एक जगह कि ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। सेकंड, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म, द्वैतवाद पर आधारित है, ये भी सही है, मैंने ड्यूअलिज्म डिस्क्राइब किया था फर्स्ट डे। फोर्थ है नॉट रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है ट्रेवलर्स अकाउंट्स, यात्रियों के विवरण, तो ये भी है। हमने जो फर्स्ट एज देखा बिफोर 15th सेंचुरी, तो हमें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन वो ट्रेवलर्स अकाउंट से ही मिली, यात्रियों के विवरण से मिली। नेक्स्ट ओल्ड मैप्स, तो ओल्ड मैप से भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। थर्ड है सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि हम ज्योग्राफी में अर्थ की स्टडी करते हैं, ना कि मून की। देन है एंशिएंट एपिक्स, प्राचीन महाकाव्य, तो इससे भी हमें एंशिएंट टाइम के ज्योग्राफी की काफ़ी हद तक जानकारी मिलती है। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट, निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पहला है ह्यूमन इंटेलिजेंस, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है पीपल्स परसेप्शन, चौथा ह्यूमन ब्रदरहुड। अर्थात पहला ऑप्शन मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा तकनीक या प्रौद्योगिकी, तीसरा है लोगों का अनुभव और चौथा मानवीय भाईचारा। तो मैंने अपने सेकेंड डे के लेक्चर में बताया था कि जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन
नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करता है। और यही जो टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट का इंडिकेटर होती है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। पहला है एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय भिन्नता। दूसरा है मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। तीसरा है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन। और चौथा है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो मैंने आपको स्पेशल डिफरेंशिएशन भी बताया, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बताया, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ये ह्यूमन स्टडी का अप्रोच नहीं है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। नाउ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आइए हम देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था इसमें से कौन से क्वेश्चन जो है इस रिलेटेड कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं या फिर जो है आने की संभावनाएं हैं, या इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इवैल्यूएट द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसका मूल्यांकन कीजिए। सेकेंड है द नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी, एग्जामाइन द स्टेटमेंट। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राकृतिक नियमों का ज्ञान आवश्यक है, इस स्टेटमेंट का परीक्षण कीजिए। देन है व्हाट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, पर्यावरण नियतवाद क्या है, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सहित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देन व्हाट इज पॉसिबिलिस्ट, संभववाद क्या है, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल्स, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एंड नेचर एंड ह्यूमन आर इंसेपरेबल एलिमेंट्स, एग्जामाइन द स्टेटमेंट। प्रकृति और मानव दोनों अविभाज्य तत्व हैं, इस स्टेटमेंट का परीक्षण कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर से बन सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। नाउ थैंक यू एंड जय हिंद।